हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट टॉपिक जो इन्हीं की एक एप्लीकेशन है जो है माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन किस तरह से काम करती है, तो ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बच्चों, आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा मतलब किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से है जिसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं जो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हो। तो यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको ई वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एक डाइपोल है ए बी जिसकी लेंथ है 2d। इसके दो चार्जेस हैं, ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है माइनस क्यू है और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसकी डाइपोल मोमेंट है p। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसलिए क्या होगा कि ये जो इसके चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेंगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है और राइट साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की एक प्लेट रखी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट है तो वो क्या करेगी, इस प्लस वाले चार्ज को रिपेल करेगी, और इधर जो माइनस वाली प्लेट होगी वो क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगती है राइट साइड में, जब सिमिलरली जो माइनस क्यू वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट होगी वो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और माइनस चार्ज वाली जो प्लेट होगी वो इसको रिपेल करेगी। इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगती है लेफ्ट साइड में, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास होगा वो हम निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करके। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे E थी और चार्ज हमारे पास था Q, तो फोर्स लगती है क्यू ई के बराबर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ये डाइपोल है तो इसके दोनों ही चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इस वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की लगेगी, यानी कि इनकी वैल्यू फोर्सेस की दोनों की इक्वल है। पर अगर हम डायरेक्शन देखें इन दोनों फोर्सेस की, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो टोटल सम है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो हो जाएगी। परंतु अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर लग रही हैं। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस डाइपोल के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, यानी कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा कि ये डाइपोल जो है ये रोटेट करेगा, घूम जाएगा, यानी कि ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। टॉर्क को ग्रीक लेटर टॉ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस से। तो यहाँ पे जो फोर्स है, कोई भी फोर्स हम ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू हमें उसकी लेनी है, तो दोनों ही फोर्सेस क्योंकि इक्वल थी तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, क्यू ई के बराबर आएगा, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों फोर्सेस के बीच का। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच का वो हमारे पास है BC, और इस BC की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल ABC का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC हम देख सकते हैं कि BC बटे AB यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि BC बाय AB हमारे पास आ गया साइन थीटा के बराबर। AB को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा BC बराबर है AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू हमें पता है, AB क्या था, यहाँ लेंथ ऑफ द डाइपोल था, यानी कि 2d के बराबर था ये। तो AB की जगह यहाँ 2d रखेंगे तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2d साइन थीटा।
तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फोर्स थी F इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा BC यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी कि हमारे पास आ गया F इंटू BC की वैल्यू हमारे पास थी AB साइन थीटा, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और AB की जगह हमने रखा 2D, क्योंकि AB जो है वो लेंथ ऑफ डाइपोल है, इसकी वैल्यू 2D है और फोर्स हम कोई भी ले सकते हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो मैग्नीट्यूड में फोर्स की वैल्यू कितनी थी, QE। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बन गया QE इंटू 2D साइन थीटा, परंतु हमें पता है Q इंटू 2D ये हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट P, यानी कि हम Q इंटू 2D की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख सकते हैं और साथ में बचा E साइन थीटा। तो हमारा जो इक्वेशन बनी वो बनी टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करें तो साइन थीटा को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, P और E वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो टॉर्क वेक्टर किसके बराबर होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के बराबर होता है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन है वो किधर होगी, P वेक्टर और E वेक्टर जिस भी प्लेन के अंदर होंगे टॉर्क वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। और टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो करंट हमारा जो केस चल रहा है, इस केस में टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमें राइट हैंड रूल का यूज इसमें करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना हमें राइट हैंड लेना है और हमारा जो थंब है, थंब को हमें इन 4 फिंगर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स को हमें कर्ल करना है। कर्ल की जो डायरेक्शन है किधर होनी चाहिए, P वेक्टर से लेके E वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग P वेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ है और E वेक्टर इसके नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी ये जो फिंगर्स हैं ये कर्ल होंगी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं इन फिंगर्स को ऊपर से नीचे की तरफ अगर कर्ल करूं तो मेरे थंब की जो डायरेक्शन है ये मेरी तरफ आ रही है, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। इसके बाद बच्चों कुछ स्पेशल केसेस हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, जैसे कि फर्स्ट केस हमारे पास है कि अगर ये जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो, यानी कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, उस केस में जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगी, PE साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगी, 0, यानी कि कोई टॉर्क उस केस में अप्लाई नहीं होगी। तो इस केस में हम बोलेंगे कि डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड केस यहाँ पे हमारे पास बनता है कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए। उस केस में साइन 180 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी और उस केस में भी टॉर्क 0 रहेगा। परंतु इस केस में जो डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इसके जो ये चार्जेस हैं प्लस के और माइनस के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे। तो अगर उसके बीच में हल्की सी भी रोटेशन आती है तो ये पूरा का पूरा जो डाइपोल है वो रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आएगी PE के बराबर, जो मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगती है, जब भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान देने की है कि अभी जो केस हमने किया इसमें डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया था, परंतु अगर इसकी जगह यहाँ पे यूनिफॉर्म की बजाय अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब उस केस में डाइपोल का क्या होगा, तो उस केस में टॉर्क तो लगेगी लगेगी, साथ में उसके ऊपर नेट फोर्स भी लगेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 थी, परंतु नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर इसको रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स भी लगेगी, यानी कि वो जो डाइपोल है रोटेट करने के अलावा किसी एक डायरेक्शन में मूव भी करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और जो उससे पीछे पॉइंट रह गया, लेफ्ट वाली साइड में पॉइंट रह गया, जैसे माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। तो उस वजह से क्या होगा, नेट इफेक्टिव फोर्स जो है वो राइट साइड में आएगी। परंतु अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, उस केस में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और माइनस क्यू वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस वजह से माइनस क्यू वाले पे फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगी और ये जो राइट वाली साइड में जो फोर्स लग रही है ये कम लगेगी। तो नेट फोर्स यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में रहेगी।
आज के नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार डाइपोल के अंदर आती कहां से है? Electrostatic potential energy of an electric dipole in an electrostatic field is the work done in rotating the dipole to the desired position in the field। यानी कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पार्टिकुलर एंगल से किसी दूसरे पार्टिकुलर एंगल तक लेके जाने के लिए, रोटेट करने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई गई है, और इसके अंदर एक डाइपोल है हमारे पास ए बी, जिसके दो चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू एट पॉइंट बी। ये जो डाइपोल है इसकी डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है, और ये जो P वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस डाइपोल की लेंथ हम मान लेते हैं 2d है। तो जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि ये जो चार्जेस हैं दोनों के दोनों, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और जो माइनस वाला चार्ज है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर रहेगा। हमने देखा था कि क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, इस वजह से इसकी टोटल नेट फोर्स तो जीरो होती है, परंतु ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये मिलके एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करती हैं, टॉर्क पैदा करती हैं, और उस टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला किया था PE sin थीटा। अब मान लेते हैं इसको इस थीटा एंगल से एक वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए हमें रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा इस टॉर्क के अगेंस्ट। तो डाइपोल को डी थीटा एंगल तक घुमाने के लिए जो वर्क डन है DW, वो किसके बराबर होगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, यानी कि टॉ इनटू डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है? PE sin थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई DW इज इक्वल टू PE sin थीटा डी थीटा। तो ये हमने स्मॉल वर्क डन निकाला इस डाइपोल को डी थीटा एंगल तक घुमाने के लिए। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये जो स्मॉल वर्क डन वाली इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट्स। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन DW के बराबर होगा। तो DW की वैल्यू कितनी थी? PE sin थीटा इंटू डी थीटा। वो वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की। P और E यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हमने ली। तो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे थीटा है, इसलिए sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर रह गया, और sin थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास क्या होता है? माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ गया? माइनस PE cos थीटा आ गया। तो डाइपोल को थीटा एंगल तक घुमाने के लिए ये जो वर्क डन है ये उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर सेव हो जाता है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है ये एक डाइपोल को थीटा एंगल तक घुमाने के लिए निकाली है। यदि मान लेते हैं डाइपोल पहले थीटा 1 एंगल पे था और बाद में हम उसको रोटेट करके थीटा 2 एंगल तक लेके गए, तो यहाँ लिमिट्स में हम थीटा 1 टू थीटा 2 रख सकते थे। उस केस में यहाँ इक्वेशन हमारी आ जाती माइनस PE ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यानी कि थीटा 1 इनिशियल एंगल था और थीटा 2 यहाँ पे फाइनल एंगल होता। यहाँ बच्चों एक स्पेशल केस है। मान लेते हैं ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाइंड है, यानी कि ये जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा इस केस में क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस PE के बराबर आ जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की उस केस में होगी यदि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो बच्चों इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल 0 डिग्री के अलावा कुछ हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ज्यादा होगी। तो जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होती है, और टॉर्क जो है वो क्या करती है? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। तो अलाइन करने का मतलब यानी कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ उसको लेके आ रही है। तो उस केस में क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट होगी, जो खर्च होगी, वो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में रिलीज होगी। और यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक का प्रिंसिपल है। तो बच्चों आज का लास्ट टॉपिक हमारा है माइक्रोवेव ओवन।
माइक्रोवेव ओवन का यूज हम फूड को शॉर्ट टाइम में कुक करने के लिए करते हैं। व्हेन माइक्रोवेव ओवन इज ऑपरेटेड, माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड। तो जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो माइक्रोवेव जनरेट होती हैं, विच इन टर्न प्रोड्यूस ए नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से एक इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो जब हम फूड मटेरियल को इसके अंदर रखते हैं तो फूड मटेरियल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनके ऊपर टॉर्क लगती है, और क्योंकि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इस वजह से ये जो डाइपोल्स हैं ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फ्यू बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, सम उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं उनकी वजह से कुछ हीट एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है। तो इस तरह से इस हीट एनर्जी का यूज हम फूड को कुक करने के लिए करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन में काफी फास्टली हमारा फूड जो है वो गर्म हो जाता है। वो कारण क्या है, क्योंकि इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर एक साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं फूड मटेरियल के अंदर, उसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है और हमारा फूड मटेरियल जल्दी से गर्म हो जाता है। तो बच्चों, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 7 यहीं पर खत्म होता है। इस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अभी तक 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।